थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे? फ्लाईव्हील चैप्टर पढ़ रहे थे। तो फ्लाईव्हील में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंट कोफिशिएंट्स को, यानी विभिन्न गुणांकों को। तो पहला आपका है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा उतार चढ़ाव गुणांक। क्या बोलते हैं? ऊर्जा उतार चढ़ाव गुणांक। ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है? ये इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये होता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी और वर्क डन पर साइकिल का रेशियो होता है। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने देख लिया मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। ठीक है। किसका रेशियो होता है? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी और किसका एनर्जी? ऑफ ए फ्लाईव्हील। और वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी अपॉन वर्क डन पर साइकिल। जी हाँ, बस यही होता है। तो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा उतार चढ़ाव गुणांक क्या होता है? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी अपॉन वर्क डन पर साइकिल। हमने पिछले वीडियो में क्या माना था कि मैक्सिमम अगर एनर्जी E1 है और मिनिमम एनर्जी E2 है फ्लाईव्हील का, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फ्लाईव्हील में जो एनर्जी रहेगा वो स्टोर किस टाइप से रहेगा? काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहेगा। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम यही होता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी और अपॉन वर्क डन पर साइकिल। ठीक है। ये होता है। दूसरा क्या है? दूसरा आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक, यानी गति उतार चढ़ाव गुणांक। गति उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन मतलब उतार चढ़ाव हो रहा है, गुणांक। आ रहा है? नहीं आ रहा है। गति उतार चढ़ाव गुणांक। ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होता है? इसको C से डिनोट करते हैं, कैपिटल के स्मॉल के से डिनोट करते हैं, जिससे आप डिनोट करिए। चलिए हम C से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये होता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड किसका? फ्लाईव्हील का। ये ध्यान देना है। ठीक है ना? अपॉन एवरेज स्पीड। और किसका एवरेज स्पीड? फ्लाईव्हील का। ठीक है। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड अपॉन एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, यानी गति उतार चढ़ाव गुणांक। तो ये क्या होता है? आपको पता ही है, पिछले वीडियो में हमने बताया था मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या कहेंगे? अगर
अगर फ्लाईव्हील का मैक्सिमम स्पीड ओमेगा 1 है और मिनिमम स्पीड ओमेगा 2 है, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होता है। और एवरेज स्पीड क्या होता है, चूँकि देखिए हमेशा जो एवरेज ऐसा नहीं W1 प्लस W2/2 ही रखेंगे, इसमें क्या होता है कि एवरेज स्पीड, इसलिए W1 प्लस यहाँ एवरेज स्पीड लिखेंगे ओमेगा, जो कि होता क्या है, एवरेज स्पीड जान लीजिए कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है, यही मैक्सिमम स्पीड प्लस मिनिमम स्पीड अपॉन 2। क्यों लेते हैं ऐसा एवरेज में, इसको क्यों लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना बहुत कम होता है, जनरली 0.1%, 0.5% इतना ऐसे होता है फ्लक्चुएशन। यानी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में डिफरेंस बस इतना परसेंट का डिफरेंस होता है, इसीलिए हम एवरेज ले पाते हैं इस तरह से, नहीं तो एवरेज जो है स्पीड इस तरह से नहीं लेते। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हम मान लेते हैं क्या है, ओमेगा है W1 प्लस W2/2। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, यानी गति उतार चढ़ाव गुणांक। अब अगर आप इसको आरपीएम में लिखना चाहते हैं तो ओमेगा 1 को आरपीएम में लिखने के लिए क्या करेंगे, ये एवरेज स्पीड है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ओमेगा 1 अगर है तो 2πN1/60। ये सब बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है पिछले कुछ वीडियो में, या तो टर्म के या फिर डिजाइन के किसी न किसी में, कि इस कैसे आता है, तो इसको बार बार हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओमेगा 1 इतना होगा और ओमेगा 2 क्या होगा, 2πN2/60 होगा। ठीक है, और ओमेगा क्या होगा, मान लीजिए एवरेज जो है n है, तो ओमेगा केवल क्या होगा, ओमेगा यहाँ लिखें अगर, तो ओमेगा क्या होगा, 2πN/60 होगा। ठीक है, तो अगर इन वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे तो देखेंगे हर जगह क्या, अंश में भी 2π/60 2π/60 हर में भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा अंश और हर से, तो क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं N1 माइनस N2/n, जहाँ ध्यान रखेंगे n क्या है, N1 प्लस N2/2 है, ओमेगा क्या है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोनों कोफिशिएंट। ठीक है, अब E और C में रिलेशन देख लेते हैं। E और C में रिलेशन देख लेते हैं, और E और C में रिलेशन देखने से पहले आपको बता दें कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी की क्या होता है, या मीन काइनेटिक एनर्जी फ्लाईव्हील का क्या होता है। तो भाई फ्लाईव्हील है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। ठीक है, इसको बोलते हैं EM, यानी मीन काइनेटिक एनर्जी, जानते हैं हाफ I। ठीक है, अगर एवरेज यहाँ पर एवरेज स्पीड का स्क्वायर कर दे तो क्या कहलाएगा, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील कहलाएगा, क्योंकि मीन मतलब एवरेज, तो एवरेज यहाँ रख दिया। एवरेज यहाँ जो ओमेगा है, ये ध्यान रखना हमेशा, ओमेगा जो है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो ये मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्लाईव्हील होता है, इसका फार्मूला इस तरह से। अब E और C में रिलेशन देख लेते हैं। E और C में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन E एंड C। ठीक है, तो E और C, E क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है, और C क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा E का फार्मूला, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2/, क्या होता है, वर्क डन पर साइकिल। हिंदी में आप लिखेंगे कार्य प्रति चक्र,
ठीक है, पर साइकिल। हिंदी में लिखेंगे कार्य प्रति चक्र। ठीक है, कार्य प्रति चक्र। तो ये क्या होगा, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर ले तो E इंटू वर्क डन पर साइकिल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। ठीक है, अब E1 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील, तो मैक्सिमम क्या होगा 1/2 I ओमेगा 1 स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम जब हम वहाँ स्पीड रख देंगे, मैक्सिमम स्पीड का एंगुलर स्पीड का स्क्वायर कर देंगे तो क्या कहला जाएगा, उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्लाईव्हील का। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ I ओमेगा 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये मिनिमम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 1/2 I कॉमन ले लेते हैं, तो ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, जगह बहुत कम हो जा रहा है, चलिए इधर जो है इसको एक स्टेप और इधर करते हैं, तो हाफ 1/2 I ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ठीक है, सिंपल फार्मूला है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब जो है यहाँ पे कुछ हम जो है कुछ कलाकारी करते हैं इसमें, E इंटू वर्क डन पर साइकिल। ठीक है, अब इसमें हम कलाकारी क्या करते हैं, इस वाले में ओमेगा से भाग कर देते हैं और ओमेगा से क्या कर देते हैं, यहाँ पे ओमेगा से भाग कर देते हैं और इधर जो है ओमेगा से गुणा आगे कर लेते हैं इसमें। तो अगर देखिएगा, अगर इसमें ओमेगा से हम डिवाइड कर दे तो ये क्या कहलाता है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कहलाएगा। ठीक है, तो हम उसको C लिख दे रहे हैं सीधे डायरेक्टली। ठीक है, तो I इंटू ओमेगा यहाँ कर ले रहे हैं, मतलब जो डिवाइड कर रहे हैं उसको उतना तो हमको गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो इक्वेशन बैलेंस कैसे होगा। और जो है 2 का और इधर गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे 2 का और गुणा कर लेते हैं और इसमें 2 से भाग कर लेते हैं, तो यहाँ है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, और इसमें जो है ओमेगा से हम पहले भाग किए तभी तो यहाँ गुणा किए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, यानी गति उतार चढ़ाव गुणांक, जो कि C होता है। ठीक है, C रख दिया। अब ये क्या है, यही ओमेगा है, ये मीन स्पीड है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मीन स्पीड, तो ओमेगा फिर से हो गया मीन स्पीड या एवरेज स्पीड, दोनों नाम एक ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओमेगा और ये भी हो गया पूरी तरह से, ये वैल्यू क्या हो गया, ओमेगा हो गया, तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और 1/2 I ओमेगा स्क्वायर क्या है, क्योंकि ओमेगा है तो मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील। ठीक है, तो आगे बच गया यहाँ पे 2 और हमको मिला मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील और यहाँ मिला हमको C। ठीक है, तो यही होता है E और C में रिलेशन, E इंटू वर्क डन पर साइकिल इज इक्वल टू 2EM इंटू C। ठीक है, यानी एक बार में ऐसे लिख दें तो E गुणे वर्क डन पर साइकिल इज इक्वल टू 2EM इंटू C। ठीक है, E और C में रिलेशन हो गया, यानी प्रति चक्र कार्य किसे निकाल लेते हैं, याद करिए, टर्निंग मोमेंट डायग्राम के एरिया से। और मीन काइनेटिक एनर्जी अगर मीन स्पीड हमको पता है, क्योंकि तब जो है यहाँ से हम कुछ भी निकाल लेंगे। 2 3 4 चीज़ें हैं, 2 3 चीज़ें पता रहेगी तो एक चीज़ पता कर लेंगे भाई। एक इक्वेशन से तो एक ही अननोन पता कर पाते हैं, एक अज्ञात। अच्छा,
तो ये तो हो गया फ्लाईव्हील के कुछ। अब देख लेते हैं कि मास ऑफ द फ्लाईव्हील, ठीक है, मास ऑफ द फ्लाईव्हील। क्या देखेंगे, मास ऑफ द फ्लाईव्हील। तो मतलब एक तरह से मास का एनालिसिस कैसे करेंगे या फिर मास कैसे निकालेंगे फ्लाईव्हील का द्रव्यमान, क्योंकि ये आपके ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो करने जा रहे हैं उसी से मास आप निकाल सकते हैं। अभी पिछले में भी मास था, आई की जगह एम के स्क्वायर आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ एम जो है फ्लाईव्हील का द्रव्यमान और के जो होगा रेडियस ऑफ जायरेशन यानी घूर्णन त्रिज्या होगा, ठीक है, विघूर्णन भी बोलते हैं। तो वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में पूछता है कि मास ऑफ द फ्लाईव्हील का एनालिसिस कैसे करेंगे, तो ये जो हम स्टेप बता रहे हैं ऐसे आप करते जाएंगे, ठीक है। तो इसका गतिपाल पहिए का द्रव्यमान, ठीक है। गतिपाल पहिए का द्रव्यमान लिखा है, न दिखाई दे तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब कैसे करते हैं, तो पहले मान लेते हैं m जो है क्या है, मास ऑफ द फ्लाईव्हील। हिंदी में लिख ही लेंगे गतिपाल पहिए का द्रव्यमान, और इतना आप अपने सेमेस्टर में भी लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इंग्लिश में इतना लिखना चाहिए भी आपको। आगे अब जाएंगे आप जो है 5th सेमेस्टर में आ गए, अब इसके आगे जाएंगे तो आपको हिंदी मिलेगा भी नहीं। आप लोग प्राइवेट कंपनी में भी जाते तो भी इंग्लिश वर्ड्स का यूज करेंगे। सब आप तैयारी करने जाएंगे, बीटेक करने जाएंगे तब भी इंग्लिश यूज होगा। तो हम चाहेंगे कि आप जो है इन सबको ध्यान में रखिए, इंग्लिश वर्ड्स को ही ध्यान में रखिए। देखिए बात ये नहीं कि हिंदी और अंग्रेजी में कोई जो है तुलना है, ठीक है। बात यह है कि आपको जो कंटेंट मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग पूरा यूनिवर्सली डेवलप हुआ है, ठीक है। बेसिकली यूरोप और अमेरिका में ज़्यादा डेवलप हुआ है, तो जो कंटेंट बढ़िया मिलते हैं वो इंग्लिश में ही मिलते हैं, जो ऑथर मिलते हैं वो इंग्लिश के ही मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है दिक्कत होता है हिंदी में पढ़ने में, बीटेक वगैरह इंजीनियरिंग वगैरह करने, ठीक है, इसीलिए हिंदी में नहीं हो पाता। तो मास ऑफ द फ्लाईव्हील, ω1 मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, और इसी से रिलेटेड N1 लिख लेते हैं। ये क्या है, मैक्सिमम आरपीएम, और ये सब फ्लाईव्हील का, ठीक है ना। आप चाहे अच्छा और बनाने के लिए इसको लिख सकते हैं मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील, क्योंकि जगह कम हो जा रहा है इसमें, तो इसीलिए हम जो है कम ही लिख रहे हैं। और इसको लिखेंगे मैक्सिमम आरपीएम ऑफ द फ्लाईव्हील, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ω2 मिनिमम स्पीड, ठीक है, और N2 इसी से रिलेटेड रहेगा, मिनिमम आरपीएम, ठीक है। क्योंकि हम ओमेगा नहीं मेजर करते हैं, मेजर क्या करते हैं इंजीनियरिंग में, डायरेक्टली मेजरमेंट जब करते हैं, कोई शाफ्ट चल रहा है, कोई डिस्क चल रहा है, तेजी से रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा नहीं, हम क्या, हमारे पास क्या होता है, मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है, वो क्या नापता है, आरपीएम, ठीक है ना। तो डायरेक्टली हम आरपीएम मिलता है, इसीलिए आप जो है डाटा में हमेशा देखेंगे आरपीएम दिया रहेगा, ओमेगा नहीं दे रहा, देता दिया रहता है। ω1 ω2, ठीक है, के रेडियस ऑफ जायरेशन, विघूर्णन त्रिज्या, ठीक है, और आई क्या है, जो एम के स्क्वायर, ठीक है, एम के स्क्वायर जो होता है इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ
इनर्शिया, ठीक है। अब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। देखिए एक्चुअल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होता है, ठीक है। उसको जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पढ़ते हैं वो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया होता है। जैसे एरिया का एक बार मोमेंट ले लिए फिर से मोमेंट लेते हैं। मोमेंट का मतलब क्या करना है, किसी भी चीज़ का मोमेंट हर चीज़ का होता है, ठीक है। हर चीज़ का मोमेंट होता है। मोमेंट में क्या कर दे, एक बार डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, वो हो गया मोमेंट, एरिया मोमेंट। इसी तरह से और भी चीज़ें आते हैं, तो मोमेंट जो होता है हर चीज़ का कर लेते हैं हम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें। I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जो है हम जानते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील माइनस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील, यानी फ्लाईव्हील की अधिकतम गतिज ऊर्जा माइनस न्यूनतम गतिज ऊर्जा। तो हम मान लेते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को हम EF से डिनोट करते हैं, ठीक। हम जो है EF से डिनोट करते हैं। तो जब EF से लिखेंगे तो ये E1 माइनस क्या है, E2 है, ठीक है। E1 माइनस E2। अब आगे बढ़ते जाते हैं, थोड़ा जो है जगह कम है तो आप लोग ऐसे ही देखेंगे, ठीक रहेगा। E1 माइनस E2, हाँ। E1 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 I ओमेगा 1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 I ओमेगा 2 स्क्वायर, ठीक है। आप लिखना चाहें तो पहले लिख लेंगे कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी E1 जो होगा इतना होगा, ठीक है। मिनिमम फ्लक्चुएशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसका फ्लाईव्हील का इतना होगा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इतना होगा। फिर अब ओमेगा 1 यहाँ आप जानते हैं, ओमेगा 1 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2πN1/60 लिख सकते हैं ना, और ओमेगा 2 को 2πN2/60 लिख सकते हैं, ठीक है। ये वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो पुरानी वीडियो ज़रूर देखिए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमारा जो है तरीका होता है, जब आप पुरानी हमारी चीज़ों को समझेंगे तभी आगे वाली चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। क्योंकि पुरानी चीज़ों से हम जो है पूरा एक एक चीज़ समझाते हुए चलते हैं, ठीक है। अच्छा, E1 माइनस E2 हाफ I ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस हाफ I ओमेगा 2 स्क्वायर। अब इसमें क्या कर लेते हैं, उसी का मान रख देते हैं, N1 और N2 में ओमेगा 1 का मान रख देते हैं। तो इसमें कामन ले लेते हैं, एक बार 1/2 I कामन ले लेते हैं, और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ऐसे हो गया। ओमेगा 1 का स्क्वायर है तो आपका क्या होगा, 2πN1 का स्क्वायर, तो ये होगा 4π² 60 का स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ N1 का स्क्वायर दे रहा जी। और यहाँ पे फिर से वही 4π² N2 का स्क्वायर अपॉन 60 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब जो है 4π² अपॉन 60 तो है, सब में है, उनमें पूरे दोनों में है, तो दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो 1/2 क्या, हम ऐसे जा रहे हैं लेकिन आप ऐसे मत जाइएगा, इसके नीचे ये, मतलब इसके नीचे ये, फिर उसके नीचे ये, क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है तो हम जो है एक साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप जो है ऐसे करते हुए चलिएगा। अब I इसको कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही कॉमन लेंगे इसको पूरे को, तो हमको क्या मिल जाएगा, पहले जो है लिख लेते हैं π² अपॉन, अब देखिएगा यहाँ पे 60 का स्क्वायर कितना होगा, 3600 है ना, 3600। यहाँ भी वही है, 4 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, 900। तो π² अपॉन 900 पहले लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद इंटू I, ठीक। अब उसके बाद बचा हमारे पास क्या, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, सब हमने सब बाहर ले लिया तो बचा वही, और ये 2 बचा हुआ था अभी भी,
सॉरी ये वाला दो, ये दो बचा हुआ था तो इस दो को यहाँ भेज देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत जी नहीं। अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर वही चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है, लिख दीजिए। लिखने में क्या जाता है, और ये एम के स्क्वायर लिख लेंगे, आई को क्या लिख लेंगे, एम के स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या है, एम के स्क्वायर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, और आपको उतना भी करने पर भी नहीं अभी हो रहा है तो आप जो है 12th का जाके एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लीजिए, या फिर जब डिप्लोमा में आपके दिया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें से जो जब अलग अलग करेंगे तो इसको लिखेंगे ऐसे, n1 प्लस n2 अपान 2 को यहाँ लिखेंगे, और फिर लिखेंगे n1 माइनस n2। ठीक, हाँ। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये एवरेज स्पीड आ गया, ये मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड आ गया। ठीक है, और ये हमारा एम के स्क्वायर, ये तो ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है, ई एफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, इतना इज इक्वल टू, अगर इसको हम इस स्टेप को एक बार मिटा दें, आप लोग लिख लीजिएगा, तो यही तो डायरेक्टली ये ई एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, ई एफ इज इक्वल टू इतना आ गया। अब इसमें हमारे पास क्या है, मास दिया हुआ है, तो इस समीकरण से जो है हम अपना फ्लाईव्हील का मास निकाल सकते हैं। कब, जब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी और मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड हमको पता हो। वो कैसे पता होगा, टर्निंग मोमेंट डायग्राम से पता होगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, अदरवाइज टर्निंग मोमेंट डायग्राम दिया रहेगा, वहाँ से हमको पता हो ही जाएगा, क्योंकि वहीं से तो हम पूरा फ्लाईव्हील की एनर्जी का एनालिसिस कर लेते हैं, हर जगह की कितना कितना एनर्जी उसमें स्टोर हो रहा है, कितना रिलीज हो रहा है, सारी चीज़ें वो पता चल जाती है। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब हमने मास ऑफ फ्लाईव्हील देख लिया, अब देख लेते हैं डायमेंशन ऑफ अ फ्लाईव्हील रिम। एक फ्लाईव्हील रिम का डायमेंशन देख लेते हैं, जो कि आपके सिलेबस में शायद नहीं है, दिया तो नहीं है, कहीं डिस्कशन नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं आप लोगों की जानकारी के लिए। ठीक है, आप लोग इसको जानिएगा, लेकिन एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस में तो कहीं डिस्कशन नहीं है बीटी यूपी के, तो डायमेंशंस ऑफ फ्लाईव्हील रिम। तो ये रिम वाला फ्लाईव्हील है, रिम टाइप फ्लाईव्हील, ठीक है ना। इसी का यूज सबसे ज़्यादा होता है, हमने पहले वीडियो में बताया था, क्योंकि इसमें जो है रेडियस ऑफ जाइरेशन ज़्यादा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा स्टोर होता है, मतलब इसमें एनर्जी ज़्यादा स्टोर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। ठीक है, सेम मास के लिए। अब क्या है, अब हम जानते हैं कि अब पूरा जो है उसका जो है वो नहीं बनाएंगे, हम जानते हैं कि इसमें जो है हब होता है, ठीक है, उसके साथ स्पोक्स होते हैं जो आर्म बोलते हैं, ठीक है, और उसके बाद रिम होता है। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर इनर्शिया तो तीनों के कारण आएगा, लेकिन रिम में सबसे ज़्यादा मास जो है इकट्ठा होता है, सबसे ज़्यादा मास वहीं लगाते हैं रिम पर, तो उसके कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उनके कारण जो स्पोक और जो है हब हो गया, उसके कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है उसकी तुलना में रिम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण। तो इसीलिए हम जो है उसको निगलेक्ट करेंगे और केवल रिम को जो है लेके चलेंगे और उसका डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो है रिम है, किसी फ्लाईव्हील का रिम, ठीक है।
फिगर अच्छा नहीं बन पाता है। ये जो है रिम है, ठीक है। ये जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में मोशन कर रहा है, ठीक है। इसको दक्षिणावर्त कहते हैं। इसका मीन रेडियस मान लेते हैं आर है, ठीक है। मीन रेडियस वही इन दोनों के बीच का रेडियस, ठीक है। इसका मीन रेडियस हमारा मान लेते हैं आर है, ठीक है। अब थीटा कोण पर मीन रेडियस आर है, ठीक है। थीटा कोण पर एक जो है एलिमेंटल एरिया ले लेते हैं, या एक एलिमेंट ले लेते हैं, बहुत छोटा स्मॉल एलिमेंट। अब देखिए, जब भी हम एलिमेंट मानते हैं, ये हम थोड़ा जो है बेसिक को समझने में दिक्कत करते हैं, इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये एलिमेंटल हम क्यों मानते हैं? ताकि हम जो है डिफरेंशियल के सारे रूल, यानी अवकलन के सारे रूल और समाकलन के सारे रूल जो है हम लगा पाएँ उसको, ठीक है। तो उसमें याद करिए कि हमारा जो है dx कैसा होता था, ठीक है। वो क्या होता था? वो ऐसा है कि जिसका जो है एलिमेंट, यानी वो ऐसा है कि आप जो है कोई भी शेप मान सकते हैं, लेकिन वो उसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जो भी रहेगा वो क्या होगा? जीरो के एकदम नज़दीक होगा। जीरो नहीं होगा, लेकिन जितना नज़दीक जीरो के आप समझ सकते हैं उतना नज़दीक होगा। इस तरह से एलिमेंट मानते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका थिकनेस t है, इसकी मोटाई t है, ठीक है। और ये एंगल d थीटा है। फिर से वही d थीटा जो एंगल हम मान रहे हैं वो क्या है? जीरो नहीं है, लेकिन जितना नज़दीक आप जीरो के सोच सकते हैं उतना नज़दीक है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को थोड़ा जो है समझना ज़रूरी होता है, तभी जाके ये सब समझ में आता है। और ये मान लीजिए थीटा एंगल पर है, ठीक है ना। तो अच्छा, अब मान लेते हैं इसका घनत्व जो मटेरियल लग रहा है, ठीक है ना, रो जो है डेंसिटी यानी घनत्व, डेंसिटी ऑफ रिम मटेरियल, यानी मटेरियल ऑफ रिम का मतलब रिम के मटेरियल का घनत्व क्या है? रो है, ठीक है। अब देखिए, जब ये रोटेट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर मास जो होगा उस पर क्या लगेगा? एक दो फोर्सेज लगेंगे, लेकिन अब ऊपर की ओर क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। अपकेंद्री बल, क्या वो मास चाहेगा कि हम यहाँ से क्या हो जाए, निकल जाए, बाहर चले जाए, ठीक है ना, उस पर फोर्स लगेगा। इस एलिमेंटल जो है, इस एलिमेंट पर फोर्स लग रहा है Fc, ठीक है। और कुछ चीज़ नहीं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जो है एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें जो है स्ट्रेस बाई ऊपर की ओर जब फोर्स लग रहा है, तो इसमें यहाँ पर मानते हैं कि ये नीचे की ओर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो सिग्मा है। यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी, ऊपर हर जगह होगा, लेकिन हम एक ही जगह दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिग्मा स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, जिसको सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस
या इसी को बोलते हैं सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस को ही क्या बोलते हैं, हुप स्ट्रेस। याद करिए मास, ठीक है, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस इसी को बोलते हैं, ठीक है। परिधीय प्रतिबल या हुप प्रतिबल, ठीक है। तो इस मतलब इस पर जो है एक जो हुप स्ट्रेस लगता है, ठीक है। अब जो है अब इस पर फोर्सेज का बैलेंस करते हैं। अब देखिए पहले इसका जो है, अब बताइए अब वो हाँ अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल क्या होता है, mr ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है, mr ओमेगा स्क्वायर। ये आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के ही बराबर होता है, यानी अभिकेंद्री बल के ही बराबर होता है अपोजिट डायरेक्शन में, mr ओमेगा स्क्वायर। तो हमको यहाँ m थोड़ी पता है, ठीक है, r तो पता है, मतलब मीन रेडियस पर ये मान लेते हैं हम एलिमेंट है, मीन रेडियस हम माने हैं, ठीक है, और ओमेगा भी हमारा ओमेगा स्पीड से चल रहा है, ठीक है। लेकिन m हमको नहीं पता है, ठीक है, इस एलिमेंट, बस इस एलिमेंट की बात करें उसका है। अब हम एक चीज़ और मान लेते हैं कि इसका अभी के लिए मतलब हम जो है अपना जो है एनालिसिस इजी करने के लिए जो इसका मोटाई है, विड्थ है, थिकनेस तो ये मोटाई हो गया, चौड़ाई है यानी विड्थ है, जो जैसे कि अगर ये फ्लाईव्हील ऐसे चल रहा है तो ये उसका थिकनेस है, तो वो इस डायरेक्शन में है यहाँ बोर्ड के फिगर में, तो वो मानते हैं हम यूनिट है, यानी इकाई लंबाई का है। बाद में हम जो है उसको ऐड कर लेंगे, तो यानी पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, मान लेते हैं। अब जो है अब हम इस एलिमेंट का क्या निकालेंगे, पहले मास निकालेंगे तब ना mr ओमेगा स्क्वायर जो है लिखेंगे। तो लिखते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन एलिमेंट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ यानी इधर का जो लेंथ है, ठीक है ना, वो हम इकाई मान रहे हैं। तो इसका मास क्या होगा, तो मास निकालने के लिए पहले हमको जाना पड़ेगा इसका आयतन, क्योंकि हमको रो से निकालना है, ठीक है ना। तो आयतन गुणे घनत्व तो क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो आयतन कैसे निकलेगा, आयतन कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर ये एक मतलब जब हम जो है क्योंकि एलिमेंटल मान रहे हैं तो ये कैसा मानेंगे, एक आयत की तरह है। तो यहाँ पर जो चाप की लंबाई है वो क्या होगी, देखिए r रेडियस पर है, ठीक है ना, आप मीन रेडियस ही लेंगे, r d थीटा, क्योंकि चाप बराबर क्या होता है, कोण गुणे त्रिज्या, तो कोण d थीटा है, त्रिज्या r है, तो क्या हो जाएगा r d थीटा जो हो गया इसका ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, और ये क्या हो कितना है, t है, तो r d थीटा इंटू टी, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। और आयतन भी होगा जब इसमें एक का गुणा कर देंगे, यानी ये एक तरह से क्या है, आयतन है, क्योंकि पर यूनिट लेंथ हम पहले ही बोल दिए हैं। तो ये क्या हो गया, आयतन है, यानी इस बोर्ड के फिगर के जो परपेंडिकुलर जो डायमेंशन है इसका फ्लाईव्हील का, उसको हम एक मान ले रहे हैं, और इसमें जब रो का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, ठीक है। तो m ये हो गया और r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब हो गया आपका mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखना पर यूनिट लेंथ है फोर्स, ठीक है। अब जो है एक चीज, अब बताइए कि ये जो है अभी इक्विलिब्रियम में अगर है, मतलब ये उड़ नहीं जा रहा है द्रव्यमान, तो उस समय जो है स्ट्रेस जो यहाँ पे लगेगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर फोर्स के बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर पहले फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना, इसके मतलब वर्टिकल फोर्स इसका Fc का वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये किस पर है, थीटा एंगल पर है, ये थीटा प्लस डी थीटा नहीं, क्योंकि डी थीटा इतना छोटा है कि हम थीटा मान सकते हैं, ठीक है ना। तो थीटा एंगल पर है तो वर्टिकल फोर्स क्या होगा, Fc साइन थीटा, ठीक है ना, मतलब ये इंटू साइन थीटा। तो टोटल वर्टिकल फोर्स, टोटल हम बात कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं क्यों टोटल, और पर यूनिट लेंथ,
तो टोटल वर्टिकल फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या कर लेंगे हम, अब यहाँ इंटीग्रेट कर लेंगे 0 to पाई, ये कहाँ से थीटा ले रहा है, यहाँ से, तो यहाँ 0 और यहाँ पर टोटल जो है इतना जो है मास का ना ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है, तो टोटल इतने मास का लगेगा, तो इसलिए उस मास का मतलब पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन करेंगे, तो रो आर डी थीटा टी इंटू आर ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा, वर्टिकल फोर्स है तो ध्यान रखना ये साइन थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि एफ सी साइन थीटा जो होगा वर्टिकल फोर्स, एफ सी कास थीटा जो होगा वो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा। अब जो है इसमें ये भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, आर भी, तो सब बाहर ले लेते हैं, तो रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी, ठीक है, रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी बाहर हो गया, और 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कास थीटा, ठीक है, और जब पाई से 0 रखेंगे तो यहाँ है माइनस कास थीटा, अपर है पाई और लोअर है 0, तो जब पाई रखेंगे तो पाई -1 होता है, तो माइनस पहले ही से तो +1 हो जाएगा, और फिर माइनस कास 0 रखेंगे तो 1 होगा, लेकिन माइनस पहले से है तो फिर से +1 होगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है मतलब इसका जो है बस हम जो है ये कर रहे हैं, ये पूरा जो है इसका जो है अगला स्टेप जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जब आप वैल्यू रखेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये इस तरह से होगा 2 रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी, ठीक है, 2 रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो इस एरिया, ये टोटल एरिया पर जो स्ट्रेस लग रहा है ये टोटल वर्टिकल फोर्स के बराबर होगा, तो लिखेंगे इक्विलिब्रियम में, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यहाँ पर भी एरिया था, यहाँ पर भी 2 जगह एरिया था, तो थिकनेस क्या था 2t 2t, तो रो सॉरी सिग्मा, क्योंकि बल क्या होता है प्रतिबल इंटू क्षेत्रफल, तो यहाँ 2t यहाँ पर t यहाँ पर, तो 2 इंटू टी जो है वो क्या हो गया, इस तरह का मतलब लेंथ हो गया, और परपेंडिकुलर हमने कितना माना है 1 माना है, तो इतना जो है फोर्स सिग्मा के कारण होगा, ठीक है ना, स्ट्रेस के कारण होगा, और इसी के वो क्या होगा बराबर होगा, बराबर किसके होगा 2 रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से टी से टी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा क्या होता है वी होता है, ठीक है ना, तो ये क्या है टेंजेंशियल वेलोसिटी, जहाँ वी क्या है टेंजेंशियल वेलोसिटी एट मीन रेडियस, ठीक है ना, जैसे कि ये कि अगर ओमेगा से मूव कर रहा है तो यहाँ पर वेग क्या होता है, पढ़ते हैं हम लोग v बराबर ओमेगा आर, ठीक है ना, तो v बराबर ओमेगा आर रख लेंगे, यहाँ से वही क्या हो जाएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिग्मा इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब जैसे टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल लेंगे, अगला स्टेप हमको अगर मीन डायमीटर निकालना है इसका, ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी पता है तो हम मीन डायमीटर कैसे निकाल लेंगे। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होता है पाई डी एन अपान 60, ठीक है ना, तो ये क्या है, यहाँ से हम मीन डायमीटर निकाल लेंगे, यहाँ एन क्या है एन आरपीएम है, ठीक है ना, एन क्या है आरपीएम। और हम पढ़ते हैं m बराबर मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी इसका रो है ही, वॉल्यूम क्या होगा, अगर माने तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं सरकमफरेंस
इंटू क्रॉस सेक्शनल सरकमफेरेंस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा m बराबर रो, सरकमफेरेंस क्या होगा वो चारों ओर का, तो पाई डी हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने डी यहाँ निकाल लिया है। ठीक है ना, उसका सरकमफेरेंस, और क्योंकि चारों ओर एकदम सरकमफेरेंस मतलब सर्कुलर शेप का ही है, तो उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आयतन मिल जाएगा। जब देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया एक समान रहेगा, ठीक है ना, तो उसमें लंबाई का, यानी यही समझिए लंबाई है, उसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, b इंटू टी होगा। ठीक है ना, यहाँ b जो है क्या है, ब्रिड्थ है, वही जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम 1 मान रहे थे अब यहाँ पे मान लिए। यहाँ जो b क्या है, विड्थ है, तो क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं उसका, फ्लाईव्हील का चौड़ाई। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इस इक्वेशन से m = रो पाई डी वी टी से, इन दोनों में रेशियो दिया रहता है पहले से ही कि ये b जो होगा इसका दुगुना होगा, तिगुना होगा, या जो भी रेशियो होगा उस हिसाब से रहेगा। तो यहाँ से t और b का मान हम निकाल लेंगे, m का मान हमको पता ही रहेगा तो पहले से ही कर लेंगे, और d का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, यहाँ सिग्मा और रो से भी निकाल लिया। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, पूरा डायमेंशन निकाल लेते हैं। यानी क्या क्या डायमेंशन निकाल लिया, मीन डायमीटर निकाल लिया। ठीक है, फ्लाईव्हील का मीन डायमीटर यही ना डायमेंशन हो गया, और फ्लाईव्हील का चौड़ाई निकाल लिया, फ्लाईव्हील का थिकनेस यानी मोटाई निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है ये चैप्टर समाप्त होता है फ्लाईव्हील। ठीक है, अब इस पर जो है कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।